हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियोस की नई सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, कॉमर्स की 10 यूनिट्स, जिनके हम 100 टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जो है हमारी फर्स्ट यूनिट। उसके क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे 1 to 50। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू? What does the term business environment refer to? Option है the workplace setup, external and internal factor affecting the business, only economic factor impacting business, physical surroundings of a business। तो देखिए, एमसीक्यू सोल्व करने की फर्स्ट ट्रिक है, जब भी आपसे कुछ पॉजिटिव चीज़ पूछी जाए, तो जहाँ पे ओनली, नोट, ऐसी कोई वर्ड्स आते हैं, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो ऑप्शन डिडक्ट कर दो। तो हम ओनली वाला ऑप्शन यहाँ से कट कर देंगे। वर्कप्लेस सेटअप, वर्कप्लेस ओनली सेटअप इसने इंक्लूड किया है। फिजिकल सराउंडिंग ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की जो फिजिकल सराउंडिंग है उसके बारे में डिस्कशन किया, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ए बिजनेस, इसने बोला कि आंतरिक और बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के जो भी फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, सब फैक्टर्स को मिला करके बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। तो एक्सप्लेनेशन इज, बिजनेस इन्वायरमेंट encompasses ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर लाइक, अब ये फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल फैक्टर जो होगा डेट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस is called business environment. Second question, what is the following, which of the following is not a component of the micro environment? मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, उनमें से पूछा है कि मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? माइक्रो इन्वायरमेंट सिलेक्ट करना है। पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनल मैनेजमेंट, सोशियो कल्चरल। देखिए, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, देश की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजिकल, देश में कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी कब बन के आ जाए ये हमें नहीं पता, तो ये भी एक्सटर्नल हुआ। सोशियो कल्चर, हमारी देश की सोशल सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, हर जगह का अलग अलग होता है, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। बट हमें क्या चाहिए था? इंटरनल चाहिए था। तो इंटरनल में क्या रहा? इंटरनल मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसीज है वो हमारी खुद की है, वो बाहर की कहीं की नहीं है, हमने खुद की मैनेजमेंट पॉलिसीज बना रखी है, तो वो क्या आएगा? माइक्रो के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए, सी। एक्सप्लेनेशन है, इंटरनल मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉल्स अंडर द इंटरनल इन्वायरमेंट, नॉट इन माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए स्वॉट एनालिसिस यूज्ड फॉर? स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट में हमें क्या पता है? फुल फॉर्म है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाना, नो। असेसिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये ठीक है आंसर। क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो। ट्रैकिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, नो। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन इज, SWOT analysis is a strategic tool for evaluating an organizational internal strength and weakness। अभी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल रहा है, जो SWOT के अंदर 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से फर्स्ट 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल्स हैं, और एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, जो लास्ट 2 है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज पेस्टल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर? मतलब इसने पूछा है पेस्टल की फुल फॉर्म। देखिए, अब 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से नन ऑफ द अबव को तो एक बार छोड़ ही दीजिए। अब इन 3 में से देखिए, हमने अगर बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है तो कहीं भी हमने एथिकल के बारे में कम ही पढ़ा, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिक, लीगल, एनवायरनमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट हमने पढ़े हैं। पॉलिटिकल पढ़ा, एथिकल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा। सोशियो
टेक्नोलॉजी लीडरशिप इकोनॉमी ये होता है, चलो ठीक है। सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजिकल, इजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, मतलब एथिकल नहीं आएगा, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये सारे के सारे इन्वायरमेंट है। तो एक्सप्लेनेशन, पेस्टल इज ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्टिंग ए बिजनेस। हमने ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट टाइप के पढ़े होंगे, इसीलिए हमने एथिकल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा। तो ये दोनों ऑप्शन वहां से कट करेंगे, नन ऑफ दी छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर इन्वायरमेंट। ओके, next question is, which is the correct definition of globalization? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी इसने, तो ऑप्शन सेलिंग प्रोडक्ट ओनली इंडिया। देखिए मैंने कहा कि ओनली जैसे वर्ड्स को ड्रॉप कर दीजिए, सेलिंग प्रोडक्ट ओनली इन डोमेस्टिक, फिर वहां पे ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, कम कर दिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन का अपोजिट हुआ। लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में ही बेचना है, तो ये भी अपोजिट हुआ। देन आंसर इज बी ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर्स अक्रॉस नेशन। दो या दो से ज्यादा देशों के बीच उनकी इकोनॉमीज को, उनकी सोसाइटीज को, उनके कल्चर को इंटीग्रेट करना, जोड़ना इज ग्लोबलाइजेशन। तो एक्सप्लेनेशन है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस को हम ग्रो करते हैं फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन। मतलब कि हम किस चीज की इंटरडिपेंडेंस बनाते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमीज, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जितने भी कल्चर है, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस का मेन फोकस पॉइंट क्या है? लोकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए तो अपोजिट, इंटरनेशनल हो गया तो लोकल कहाँ से आ गया, कट। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस से लेना देना क्या है, मतलब डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है, ये भी कट। एक्सपोर्टिंग ओनली लग्जरी प्रोडक्ट, देखिए ओनली वर्ड है, इसको कट कर दीजिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे लिए करेक्ट। ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर के पार जाकर के गुड्स एंड सर्विस का ट्रेडिंग करना, बेचना, खरीदना इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो एक्सप्लेनेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हेल्थ से रिलेटेड है, कट कर दीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड है, तो ये भी कट कर सकते हैं हम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये ठीक है, इंटरनेशनल भी है, ट्रेड भी है, तो ये ओके रहेगा। यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस अलग हो गया हमारे लिए, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो एक्सप्लेनेशन है, WTO प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग एंड फॉर्मलाइजिंग ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मेंबर नेशंस। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशंस होते हैं, जो भी कंट्रीज उनकी मेंबर होती है, उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स को बनाना, उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करवाना इज द वर्क ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the significance of the socio culture environment in business? सोशियो कल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट इम्पैक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। हाँ जी, जो भी खरीदार है या कंज्यूमर है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, वो प्रेफरेंस को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट ओनली अफेक्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज, ओनली आ गया, कट कर देंगे। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ही नहीं करता तो हम पढ़ते क्यों, कट कर देंगे। इट इज इनरिलीवेंट फॉर बिजनेस, इनरिलीवेंट, कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन इज, सोशियो कल्चर फैक्टर लाइक ट्रेडिशन। अब सोशियो कल्चर के अंदर आता कौन कौन है, ट्रेडिशंस, कि कंज्यूमर के ट्रेडिशन क्या कहते हैं, उनके बिलीव्स क्या कहते हैं, कंज्यूमर के एटीट्यूड्स, एटीट्यूड कैसा है, तो वो मार्केट डिमांड को शेप करता है, इन्फ्लुएंस बिजनेस स्ट्रेटेजीज, और जैसे ही डिमांड इन्फ्लुएंस होंगी तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी इन्फ्लुएंस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड
पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। वेदर, वेदर तो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, तो ये कट कर सकते हैं, मतलब कि ये सिलेक्ट करेंगे हम। एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक के अंदर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, वेदर फॉल्स अंडर द नेचुरल इन्वायरमेंट नॉट इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है कौन? वेदर, तो नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। What does FDI stands in the international business? इंटरनेशनल बिजनेस के कंसेप्ट में FDI टर्म क्या है? FDI की फुल फॉर्म पूछी इसने, तो क्या है इसकी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्सप्लेनेशन इज, FDI refers to the investment made by a company or individual in one country into business इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। मतलब कि एक कंट्री का बंदा वो किसी और कंट्री के बिजनेस में अगर पैसा लगा रहा है तो वो क्या है? FDI। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है। What is the primary goal of economic reforms in a business environment? प्राइमरी गोल क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? टू reduce कंज्यूमर स्पेंडिंग, नहीं, हम तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। टू प्रमोट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, हाँ ये हो सकता है कि कंपटीशन को अच्छा करना चाहते हैं हम। इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं करना चाहते हम तो ओपननेस लाना चाहते हैं। टू एलिमिनेट ग्लोबलाइजेशन, नहीं, ग्लोबलाइजेशन को तो इंक्रीज किया जा रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। टू प्रमोट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, एक्सप्लेनेशन इज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स टू इनहेंस एफिशिएंसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या एम करते हैं? एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, कंपटीशन को फोस्टर मतलब कि बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और हर एक इकोनॉमी की ग्रोथ को चाहते हैं। मतलब कि हम हमारी रिफॉर्म्स लाते हैं तो हम हमारी इकोनॉमी ग्रोथ लाने के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू प्रमोट कंपटीशन एंड efficiency। 12th question is, which of the following describes a monopoly in a business environment? अगर हमने पढ़ा है पहले तो हम ये बता सकते हैं कि मोनोपोली क्या है? एक सिंगल सेलर प्रोड्यूसर, उससे रिलेटेड वर्ड है ये। तो अ मार्केट विद मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स, नो। अ सिंगल सेलर डोमिनेट्स द मार्केट, ये हो सकता है। अ मार्केट विद ओनली इंटरनेशनल बिजनेस, ओनली आ गया भाई, ये कट कर दीजिए। एन इनफॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा कुछ लेन देन नहीं, तो हम क्या लेंगे? a single seller dominates the market। तो explanation है, monopoly exists when there is a single seller or producer in the market with no competition। अगर मार्केट में एक सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो उसको हम कहते हैं क्या? मोनोपोली, उसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल? प्राइवेट और गवर्नमेंट कंट्रोल को कौन सा सिस्टम है जो कंबाइन करके चलता है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। देखिए, कंबाइन करना है मतलब मिक्स करना है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक्सप्लेनेशन इज, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, बैलेंसिंग प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंदर कैपिटलिज्म भी होता है, सोशलिज्म भी होता है। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन और सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो बैलेंस क्या चीज करता है? प्राइवेट एंटरप्राइज भी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? लीगल फ्रेमवर्क के अंदर क्या आता है? एथिकल स्टैंडर्ड्स ओनली, ओनली आ गया, मैं कट कर दूंगा इसको। कंज्यूमर लॉ, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट रेगुलेशंस, ये हो सकता है। मार्केट कंपटीशन अलोन, अलोन अकेला नहीं। नॉन बाइंडिंग गाइडलाइन, अरे गाइडलाइंस है और बाइंडिंग ही नहीं, मतलब कि वो किसी के ऊपर हम डाल ही नहीं सकते, फोर्स किया ही नहीं जा सकता, फोर्स किया ही नहीं जा सकते, तो वो कैसा लॉ है? नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन इज, द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड ऑल द लॉ एंड रेगुलेशंस गवर्निंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, सभी जो भी लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन है जो बिजनेस प्रैक्टिसेस को गवर्न करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, वो सारा सारा क्या है? लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म डंपिंग रेफर्स टू इन इंटरनेशनल? डंपिंग क्या होता है? डंप करना, जैसे
कचरा डंप किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग वर्ड कहाँ यूज हुआ? चार्जिंग एक्सट्रीमली हाई प्राइस इन फॉरेन मार्केट, selling goods below cost price in foreign market, exporting high quality goods, restricting import from a foreign country। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेलिंग गुड्स बिलो कोस्ट प्राइस इन अ फॉरेन मार्केट। इसमें क्या होता है, फॉरेन मार्केट में जाकर के हम हमारी गुड को कोस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में डंप कर देते हैं, इतना ज़्यादा भर देते हैं उस मार्केट में कि हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा हो जाए वहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन इज, डंपिंग इज अ प्रैक्टिस वेयर गुड्स आर सोल्ड एट ए प्राइस लोअर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी लो प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं इन अदर कंट्रीज में टू गेन मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए? लोअर टैरिफ, टैरिफ को हमने कम कर दिया तो बैरियर नहीं है ये। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी अपोजिट हो गया। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, हाँ जी, इंपोर्ट ड्यूटीज अगर बढ़ा देंगे तो ये बैरियर का काम करेगा। इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक, अगर लॉजिस्टिक की सुविधाएं अच्छी हो गई है तो ये भी फैसिलिटेट ही करेगा। तो बैरियर कौन हुआ? हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। तो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज आर ट्रेड बैरियर दैट डिस्करेज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज। फ्री जो फ्लो हो रहा था उनके ऊपर अपने टैरिफ लगा दिया, अगर चार्जेस लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, तो वो क्या है, बैरियर का काम करेगा, एक तरीके का रोकथाम का काम करेगा। ओके, वट डज द टर्म लिबरलाइजेशन मीन इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट? इकोनॉमिक्स के अंदर लिबरलाइजेशन क्या है? स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाना, नो। एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट, मार्केट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाना, एक्सपेंड करना, नहीं। रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये हो सकता है। आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से अलग हो जाइए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को, नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इज, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रेड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है, उनको रेड्यूस करना, टू प्रमोट फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस, मार्केट प्रैक्टिस को फ्री छोड़ने के लिए ही ये क्या है, लिबरलाइजेशन, रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन? पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मॉनेटरी कोऑपरेशन को कौन देख रहा है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ तो ट्रेड देख रहा था, हमने पूछा क्या है, मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी कहाँ आया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो एक्सप्लेनेशन है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी। दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो मॉनेटरी कोऑपरेशन होना चाहिए था, स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, उसको कौन मैनेज करके चल रहा है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? तो रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ही अगर रिस्ट्रिक्ट करना तो वो फ्री ट्रेड कैसे हुआ? कट कर दीजिए, अपोजिट है बिल्कुल ये। टू एलिमिनेट टैरिफ, टैरिफ को कम करना, कोटास को कम करना बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ये हो सकता है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यूज, रिवेन्यू को इंक्रीज करना, गवर्नमेंट का रिवेन्यू मतलब टैक्सेस को बढ़ाना, गलत हो गया, ये तो अपोजिट हो गया। टू रेगुलेट डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को रेगुलेट करना, उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाना, ये भी अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फ्री छोड़ना है, तो एलिमिनेट टैरिफ एंड कोटास बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो एक्सप्लेनेशन इज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम्स टू रेड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ, कोटास टू इनहेंस ट्रेड बिटवीन मेंबर नेशन। इसके अंदर जो मेंबर नेशंस होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जो उसके अंदर टैरिफ वगैरह को कम कर दिया जाता है या हटा ही दिया जाता है। वट डज CSR स्टैंड फॉर? CSR क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द बिजनेस ऑपरेटिंग इन अ वे दैट इनहेंस सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट बियॉन्ड मेयर प्रॉफिट मेकिंग। मतलब कि CSR की ड्यूटी जो लगती है बिजनेस की, वो क्या होती है कि उनको अपना प्रॉफिट तो है ही है, उनके प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोशल सोसाइटी के ऊपर भी लगाना होता है। इनमें कुछ 7 सेक्टर्स दे रखे हैं, 7 चीजें बता रखी है, उसके अंदर कुछ लगाना होता है। और लास्ट 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकाल करके उसका 2%
जो है मिनिमम लगाना ही लगाना है CSR के अंदर, ये बाउंडेशन है उनके लिए 2% मिनिमम। ओके, 2% ऑफ द एवरेज net profit of last 3 years. Okay, next is which of the following is a key feature of a competitive business environment? competitive business environment का फीचर पूछा है। मोनोपोली, मोनोपोली आ गया तो कंपटीशन का हम वहाँ कट कर दीजिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कस्टमर फोकस, ये हो सकता है। नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कहाँ से आया। गवर्नमेंट कंट्रोल इन ऑल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, इसलिए ये भी अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी। A competitive business environment thrives on technological advancement and customer oriented strategies। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी जो टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करेगा उसको उतने ज़्यादा ही बेनिफिट मिलते हैं। जो कस्टमर को फोकस करके जितनी अच्छी स्ट्रेटेजीज को बनाएगा उसको उतने ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे। तो ये ही है कि फीचर क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कस्टमर फोकस को बढ़ाना है हमें। ओके, वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है? मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये कौन देख रहा था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये हो सकता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। सेटिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, नहीं, इंटरेस्ट रेट को कौन नहीं करेगा ये। रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड, स्टॉक मार्केट जो है उसका कोई रिलेशन नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जो उसके मेंबर नेशंस में से जिनको ज़्यादा हेल्प की जरूरत होगी उनको वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकल भी। ओके, what does the term economic liberalization usually entail? लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का वर्ड यूज किया जाता है तो उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? इंटेल मतलब क्या इसके अंदर होता है? डिक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज वाइल इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज को डिक्रीज करना, ये तो कोई करेगा नहीं कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देगा, नहीं, ये कोई नहीं करता, ठीक है, नहीं होगा इसके अंदर। ओपनिंग द कंट्री टू ग्लोबल मार्केट एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को स्ट्रेंथन करना, पावर देना, नहीं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस लगाना, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यही सेट हो रहा है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फोस्टरिंग ओपननेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ये क्या है? ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और इसके कारण क्या होता है? ओपननेस आ जाती है किसमें? इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। ओके, वट डज द टर्म नेचुरल इन्वायरमेंट इन बिजनेस रेफर टू? बिजनेस के अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नेचुरल नहीं होगा, वो तो मैन मेड हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस, ये हो सकता है। मार्केट ट्रेंड इन रूरल एरिया, ये मतलब क्या हो गया? गलत है। पॉलिटिकल अलायंस इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, पॉलिटिकल से रिलेटेड है वो तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड इकोलॉजिकल एंड रिसोर्सेज फैक्टर दैट बिजनेस नीड टू कंसीडर फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशंस, ठीक है, ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर या रिसोर्स फैक्टर को हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिसको एक बिजनेस कंसीडर करता है किसके लिए? सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेड ब्लॉक? ट्रेड ब्लॉक का एग्जाम्पल क्या है इनमें से पूछा है। यूनाइटेड नेशन, जो ट्रेड से रिलेटेड ऐसा कुछ ग्रुप बना हो ट्रेडिंग के लिए ही। यूनाइटेड नेशंस, नो। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हो सकता है। वर्ल्ड बैंक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आसियान, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन। एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन नेशंस, ये एक रीजनल ब्लॉक था, मतलब कि एक एशिया के रीजन के अंदर कुछ कंट्रीज को मिला करके बना था आसियान। आसियान इज अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्री, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में जो प्रमोट करता है किस चीज को? कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। What does the term tariff means in international trade? Tariff मतलब टैक्सेस, वन टाइप ऑफ टैक्सेस होगा, ठीक है। अ पेनल्टी फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स, नो। टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये हो सकता है। सब्सिडी, नहीं। द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस, नो।
मैंने टैरिफ का मीनिंग क्या बताया, टैक्स से रिलेटेड है कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी, टैरिफ आर टैक्सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स टू रेगुलेट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे कुछ टैक्सेस को लगा दिया जाता है ताकि हम उसको रेगुलेट कर पाए, इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को, उसके लिए कहा जाता है टैरिफ पर। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। कौन सा फैक्टर है जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कस्टम ट्रेडिशन सोशल में आ गए, टेक्नोलॉजिकल ये सोशियो में भी नहीं है, कल्चरल में भी नहीं है, रिलीजियस कल्चरल में आ गया, सोशल में आ गया, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ये भी हमारे सोसाइटी के अंदर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिलोंग्स टू द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नॉट टू द सोशल इन्वायरमेंट। ओके, वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द इनहेंस इनफिशियंसी बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट हैंड। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हैंड में बेच देना, शिफ्ट कर देना, प्राइवेटाइजेशन होता है। रेड्यूसिंग कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन होगा तो कंपटीशन को बढ़ेगा। ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट, नहीं प्राइवेट वाली चीजें गवर्नमेंट को नहीं देंगे हम। इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्राइवेटाइजेशन एम्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी बाय अलाउइंग प्राइवेट कंपनीज टू मैनेज रिसोर्सेज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पहले गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी उन रिसोर्सेज को कौन मैनेज करे, प्राइवेट कंपनीज। यही क्या है, प्राइवेटाइजेशन। Which of the following is a major challenge in international business? मेजर चैलेंज क्या है बिजनेस का, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए? यूनिफॉर्म टैक्स लॉज अक्रॉस कंट्री, अगर हमारा और किसी और कंट्री का टैक्स या लॉज जो है वो सारे के सारे सेम है तो हमारे फायदे की बात है, चैलेंज की बात नहीं है ये। डिफरेंस इन कल्चरल, लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, हाँ अगर डिफरेंसेस है तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है उनको टैकल करना। लैक ऑफ डोमेस्टिक मार्केट कंपटीशन, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं मगर ऊपर क्वेश्चन में किसकी बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की, तो नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज ट्रेड रेगुलेशन, अगर स्टैंडर्ड फिक्स है पहले से तो ये चैलेंज का काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट नेविगेट डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी अक्रॉस कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या नेविगेट करना पड़ता है, कल्चरल नॉर्म्स, अलग अलग तरीके के कल्चर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लीगल सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, उनको नेविगेट करना पड़ता है जो कि चैलेंज का काम है। व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी, अ स्टेडी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक लिमिट के अंदर ग्रो करती ही जाए और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कम हो, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ऑप्शन बाकी के क्या थे, रैपिड फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर, रैपिड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट होती जा रही है मार्केट, इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑपोजिट हो गया। हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो वो भी स्टेबिलिटी नहीं है। अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ जो कंसिस्टेंट हो, लो इन्फ्लेशन हो, फेवरेबल कंडीशंस हो, किसके लिए, बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इन्वायरमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस। मतलब ये तीनों चीजें किस कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आती है? देखो, लॉ मतलब लीगल या पॉलिटिकल हो गया, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिशियन हो गए, प्रेशर ग्रुप भी पॉलिटिकल हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखो ई के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज इसके अंदर कहीं नहीं आई, सी के अंदर सोशियो कल्चरल, कल्चर इसके अंदर नहीं था, सोसाइटी भी नहीं थी, नेचुरल मतलब नेचुरल भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। द पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द रूल्स, रेगुलेशन एंड एजेंसीज दैट अफेक्ट द how business operate. Okay, next question is what is the impact of technological advancement in the business environment? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इंक्रीज्ड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी तो कहाँ है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ऑब्सोलेसेंस ऑफ द आउटडेटेड मेथड एंड इनोवेशन इन प्रोग्रेस, हाँ जी, जो पुराने मेथड है उनको ऑब्सोलेसेंस कर देते हैं, मतलब कि आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, इनोवेशन और ज़्यादा होने लग जाती है, यस ये हो सकता है। एलिमिनेशन ऑफ मार्केट कंपटीशन, मार्केट के कंपटीशन को कम करते कि नहीं, ये तो बढ़ाती है कंपटीशन को। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करती है, नई टेक्नोलॉजी बढ़ाती है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। टेक्नोलॉजी ड्राइव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इनोवेशन को फोस्टर मतलब बढ़ाती है। रिप्लेस आउटडेटेड मेथड, पुराने मेथड को रिप्लेस कर देती है। इनहेंस बिजनेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। कौन? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। हमने पहले भी किया है ये। ट्रेड डिस्प्यूट है तो कौन टैकल करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हैंडल्स ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस अमंग मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज होंगे उनके बीच अगर ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो वो हैंडल करेगा कौन? WTO। ठीक है। मॉनेटरी फंडिंग वाला तो मॉनेटरी फंड को रेगुलेट कर रहा था। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक अलग हो जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस। प्राइमरी गोल क्या है इस सस्टेनेबिलिटी का? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इन्वायरमेंट को छोड़ दीजिए। अपोजिट वर्ड हो गया ये तो। डोमिनेटिंग द मार्केट, मार्केट को डोमिनेट करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कितना भी कुछ करना पड़े हमें मार्केट में डोमिनेशन की पावर रखनी है। नहीं। रेड्यूसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, बेनिफिट एम्प्लॉय को ध्यान मत रखिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाइए। नहीं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए ये वर्ड है ना जो सस्टेनेबिलिटी कहीं भी आ जाए, सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल, ये चीज़ें जो हैं वो क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड है। आज की प्रैक्टिसेस, आज की वर्किंग को उस हिसाब से कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा पहुंचे। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कीजिए, बचाइए, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो एक्सप्लेनेशन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एम्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। तो क्या है? नेचुरल रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबली यूज कीजिए टू एंश्योर दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाएं, उनके यूज़ के भी काम आए, उसके लिए रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो का नहीं है तो वो किसका होगा? मैक्रो का होगा। मैक्रो का है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट होना चाहिए। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, टेक्नोलॉजिकल चेंज, सप्लायर्स। नॉट ए पार्ट ऑफ, मतलब कि माइक एक्सटर्नल होना चाहिए तो वो क्या था? देख, कस्टमर हमारे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग काम करते तो वो हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप है। कॉम्पिटिटर्स वो भी हमारे, सप्लायर्स भी हमारे। टेक्नोलॉजिकल चेंज, अदर कंट्रीज क्या चेंज ले आए, क्या टेक्नोलॉजी ले आए, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम उसको फॉलो कर सकते हैं मगर हम उसको रोक नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर सी। टेक्नोलॉजिकल चेंज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट नॉट द माइक्रो इन्वायरमेंट। व्हाट इज द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या है? ट्रेड को प्रोटेक्शन पहुंचाना। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, लिमिटिंग इंपोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटाज, सब्सिडाइजिंग एक्सपोर्ट, फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। नहीं, हमें ट्रेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमें लग रहा है कि हम इंपोर्ट को कम कर देंगे ताकि हमारा जो कंट्री का ट्रेड है वो एक प्रोटेक्शन में रहे। तो क्या है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इन्वॉल्व इम्पोजिंग बैरियर्स लाइक टैरिफ एंड कोटास टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए जब हम टैरिफ लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है? इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी, वैल्यू एडेड टैक्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या है? प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अंदर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को फिक्स करते हैं। ठीक है कि ये क्वालिटी, ये जो है ये सारे के सारे स्टैंडर्ड उसके अंदर होने चाहिए। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर नॉन टैरिफ बैरियर एज दे रेगुलेट इंपोर्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। कि इतना सेफ होना चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए तभी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है? प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर है, पैसे से लेन देन नहीं है।
What is the significance of the business ethics in the modern environment? मॉडर्न इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस एथिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी करिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, मगर प्रॉफिट को, रिवेन्यू को बढ़ाइए, तो ये तो गलत हो गया। प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी इन बिजनेस प्रैक्टिस, हाँ एथिक्स होंगे वहां पे क्या ट्रस्ट जरूर होगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी से साथ जा सकते हैं। एलिमिनेटिंग कंपटीशन, कंपटीशन को कम करना है, नहीं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस को बढ़ा देगा, नहीं। नेगेटिव चीजें नहीं चूज करनी, हमें पॉजिटिव रखनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। बिजनेस एथिक्स इंकरेज fair practices and foster trust among stakeholders, enhancing the company's reputation, कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए हम बिजनेस एथिक्स को यूज करते हैं। Which concept is linked to the idea of global village? Global village क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी ही रख रहा है हमें तो। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज, क्रिएटिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। ओके, next question is, which agreement led to the establishment of the WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किस एग्रीमेंट की वजह से बना था? तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट, क्योटो प्रोटोकॉल, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। देखिए यहाँ पे हमें कुछ फुल फॉर्म भी याद करने को मिल गई। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द गैट नेगोशिएशंस टू ओवरसी एंड रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को ओवरसी करना, उसको देखना, मतलब उसके ऊपर ध्यान रखना और उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर रेगुलेट करना ही क्या था? WTO के बनाने का काम था, कारण था। Next question is, which is not a key element, not a key element of the internal business environment? Internal नहीं है तो वो external होना चाहिए था। Employee internal, organizational culture internal, suppliers मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सप्लायर आउटसाइड हो गए हमसे। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है? वो हमारा खुद का होता है। सप्लायर हम आउटसाइड, मतलब कि ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा है हमें बाहर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सप्लायर्स आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाइल एम्प्लॉय कल्चर एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, what is the primary function of economic policies in a business environment? What is the primary function of economic policy? Primary function of economic policies in a business environment, ठीक है। रेड्यूसिंग कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन को तो इंक्रीज करना है। रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, ये हो सकता है। एलिमिनेटिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस, नो। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी नेगेटिव चीज हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोटिंग ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्स टू रेगुलेट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को रेगुलेट करना, प्रमोट करना ग्रोथ को, क्रिएट ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, एक ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप करना कि वो बिजनेस के लिए अच्छा साबित हो। ये है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन एलिमेंट है, मेन फंक्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की पॉलिसी है, ये याद जरूर कीजिएगा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप कहेंगे, अगर आपको चाहिए कि मैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइएगा जरूर, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड पूछा है इसने कि कौन सी डेफिनेशन है? गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट डेट टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ये हो सकता है। पॉलिसीज टू रेगुलेट कंपटीशन इन इंडस्ट्रीज, कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टूल्स, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस बिजनेस कंडीशन, बिजनेस कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कब कितना टैक्स लगाना है, कितना रिलीफ देना है
ताकि पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाया या घटाया जा सके। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, फिजिकल पॉलिसीज के अंदर। और मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर क्या आता है, ब्याज की दरें, इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा किया जाता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो ऑप्शन वन इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री, ये हो सकता है, यही है। क्या है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मीनिंग, कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इंपोर्ट किया। जब हम दोनों को माइनस करेंगे, अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है तो नेगेटिव बैलेंस होगा, अगर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। ठीक है। Explanation: The balance of the trade measures the difference between the value of countries export and import। ठीक है, दोनों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को घटा के हम जो बैलेंस निकालते हैं उससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव बैलेंस था कि नेगेटिव। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, हमने ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है। Which global event significantly boosted globalization in 1990s? 1990s के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो वो सबसे ज़्यादा किस कारण से था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वॉर टू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी। देखिए, लिबरलाइजेशन आया था तभी तो ग्लोबलाइजेशन आया, जब हम लिबरल हुए थे रूल्स रेगुलेशन के लिए, तभी तो वो ग्लोबलाइजेशन हुआ था। और कोल्ड वॉर क्या था, कि उसके अंदर सेना, ये जो वॉर होती है, लड़ाई वाली बंदूकें चलती है, बम बारूद चलते हैं, वो नहीं। कोल्ड वॉर क्या है, एक दूसरे की इकोनॉमीज को अफेक्ट करना कोल्ड वॉर हो जाती है। ठीक है, तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर को एंड हुआ था और लिबरलाइजेशन आई थी, इसके कारण से ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट मिला था। द 1990s सो increased globalization due to technological advancement, the end of cold war and liberal ट्रेड पॉलिसीज। देखिए, एक नया ऑप्शन जुड़ गया लास्ट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आई थी यहाँ। व्हाट इज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या है। तो एक्सचेंज रेट क्या है, रेट एट विच द कंट्री प्रोड्यूस गुड्स, नो, रेट एट विच वन कंट्री करेंसी एक्सचेंज विद अदर्स। ठीक है, हो सकता है ये रेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर। जैसे कि हमारा जो एक डॉलर है, अमेरिका का जो एक डॉलर है, वो हमारे यहाँ कितने रुपए के बराबर हैं, तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट है। ठीक है। which aspect is not a focus of social responsibility of business? बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कौन सा फोकस पॉइंट नहीं है। एम्प्लॉय वेलफेयर होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये भी होगा, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, हाँ जी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाना ठीक है, कि ज़्यादा फायदे के चक्कर में महंगी चीज़ मत बेचो, लिमिट का ही फायदा कमाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Social responsibility focus on ethical practices, employee welfare, environmental concerns, not just competitive strategies। वट इज द मीन बाय ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड में लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है। इंक्रीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए तो लिबरलाइजेशन कम हो जाएगा। रेड्यूसिंग एंड रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ एंड कोटास, ये राइट आंसर है। तो हम आगे के ऑप्शन, इंट्रोड्यूसिंग हायर टैक्सेस ऑन द हायर टैक्सेस को दिया तो लिबरलाइजेशन कहाँ गया। एलिमिनेटिंग एक्सपोर्ट टू द फॉरेन कंट्री, हमने एक्सपोर्ट को मना कर दिया तो ये भी लिबरलाइजेशन कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ट्रेड लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स minimizing trade barriers to promote free trade among nations। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ फोकस्ड ओनली ऑन, ओनली आ गया, कट कर दीजिए इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यस हो सकता है। ग्रोथ ड्राइवन सोलली ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, सोनली मतलब ओनली हो गया, गलत। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जब इन अनइक्वल है तो वो इंक्लूसिव कहाँ हुई, गलत हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंक्लूसिव होता है सबको मिला करके, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज शेयर्ड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सोसाइटी के हर पार्ट को उसका बेनिफिट मिले इकोनॉमिक ग्रोथ का, यही इंक्लूसिव ग्रोथ है।
विच टाइप ऑफ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय ए सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई, कौन सी पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की जाती है? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, तो इसके अंदर क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें हमें मनी सप्लाई को कम करना हो। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है हमें मार्केट के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ होते हैं हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे के 51 टू 100 क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप उसको मिस ना करें। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में 51 टू 100 क्वेश्चंस के साथ। ओके।